हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के महारिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के टॉपिक्स को पढ़ना शुरू किया है। इसमें सबसे पहले हमने इतिहास के विषय वस्तु का रिवीजन करना शुरू किया और पहले वीडियो में यहाँ पर आपको प्राचीन भारत का जो इतिहास है, जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर है, या हम ऐसा कहें कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, परीक्षा में जो प्रश्न यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास राज्य विशेष को लेकर पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड फैक्चुअल डेटा और यहाँ पर जो थ्योरी है उसको यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक कहानी जो हमने लास्ट यहाँ पर सेगमेंट आपको पढ़ना शुरू किया था, वहीं से प्रारंभ करते हैं। लास्ट हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था हर्षवर्धन जो था, एक कह सकते हैं पुष्यभूति वंश को हमने पढ़ा था और यहाँ पे हर्षवर्धन तक की कहानी हमने इसमें पढ़ ली थी। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास में क्या होता है, कुछ कहानी इसमें रह जाती है। उसके बाद फिर हम मध्यकालीन इतिहास और कुछ फैक्चुअल डेटा को इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब पुष्यभूति वंश यहाँ पे समाप्त होता है तो उसके बाद यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश में। और इसमें यहाँ पर देखा जाए तो कन्नौज के आधिपत्य को लेकर करीब यहाँ पर 200 वर्षों तक यहाँ पर लड़ाई चलती रहती है। और ये लड़ाई देखा जाए तो 3 अलग अलग राजवंशों के मध्य चलती है, जिसमें पाल होते हैं, प्रतिहार होते हैं और राष्ट्रकूट होते हैं। इसमें देखा जाए तो ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष होता है, अंततः जो है गुर्जर प्रतिहार इसमें सफल होते हैं। वो यहाँ पर इस पर विजय प्राप्त करते हैं और उन्होंने अपना एक राजवंश यहाँ पे स्थापित करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का बाद में देखा जाए तो पतन होता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 2 नए राजवंशों की स्थापना होती है। कौन कौन से, तो यहाँ पर इनका नाम ध्यान रखिएगा। इन 2 नए राजवंशों में है एक महोबा के चंदेल वंश और दूसरे हैं आपके गहड़वाल वंश। तो यहाँ पे गहड़वाल और महोबा यहाँ के चंदेल वंशों की यहाँ पे स्थापना होती है। ग्वालियर में अभी ग्वालियर से एक प्राप्त जो अभिलेख है, अगर वहां पर हम देखें तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया कि प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज से चक्रायुध को हराकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो कन्नौज जो है वो आपको राजधानी रही है किसकी, नागभट्ट द्वितीय की, जो कि प्रतिहार नरेश रहे हैं। राजा भोज के समय देखा जाए तो सुलेमान जो है वो भारत आते हैं। और अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कहानी जो है गढ़वालों की पढ़ने के बाद फिर हम मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें देखें तो गुर्जर प्रतिहारों के बाद चंद्रदेव ने जो कन्नौज के गढ़वाल वंश के यहाँ के स्थापना की थी और इसका जो अंतिम यहाँ पे राजा था वो थे जयचंद। जयचंद के बारे में कहानी आपको जो है इतिहास में फेमस है कि 1194 में एक युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। जो चंदावर है, जो वर्तमान समय का हम फिरोजाबाद कह सकते हैं। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को यहाँ पर हरा दिया था और उसकी यहाँ पर हत्या कर दी थी और इस तरीके से गढ़वाल वंश को यहाँ पर उसने समाप्त कर दिया था। अंतिम जो शासक थे वो जयचंद है। इसके बाद देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास यहीं से शुरू हो जाता है और मध्यकालीन इतिहास में जो नए शासकों की परंपरा यहाँ पर चलती है, देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रमुख कथानक क्या रहे हैं, फैक्ट क्या रहे हैं, डेटा क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जयचंद्र पराजित होता है। मुइजुद्दीन बिन शाम, यानी जिसे हम कहते हैं मोहम्मद गोरी, इसने अपने विजित प्रदेशों की जो जिम्मेदारी थी अपने गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, को सौंप देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक देखा जाए तो 1202 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और गुलाम वंश की नींव डालता है। दिल्ली सल्तनत के अधीन ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का लगभग पूरा क्षेत्र आ जाता है, जिसमें देखा जाए तो समय के संभल, कड़ा, बदायूं जो इख्तियार जो थे, वो सारी की सारी जागीरदारी वो है आपको दिल्ली शासन के अंतर्गत आ जाती है। इसी समय देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमार्थ देव को कालिंजर में पराजित किया और ऐबक के पश्चात देखा जाए तो गुलाम वंश का जो अगला सुल्तान बनता है उसका दामाद, जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को लेकर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सुल्तान बनने से पहले यहाँ पर देखा जाए तो इल्तुतमिश जो है वो कहाँ का जागीरदार था या इख्तियार था। तो ये ध्यान रखिएगा, बदायूं का यहाँ पर इख्तियार आपको इल्तुतमिश था। इसके अलावा एक और फैक्ट इसमें ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि बदायूं की जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण देखा जाए किसके द्वारा कराया गया था, आपको इल्तुतमिश के द्वारा। इसके अलावा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश में 2 नए नगरों की यहाँ पे स्थापना की। ये भी एग्जाम को लेकर पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से 2 शहर यहाँ बसाए हैं, एक है जौनपुर और दूसरा है यहाँ पे फिरोजाबाद। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद और जौनपुर को यहाँ पर बसाया है। साथ ही जौनपुर की स्थापना जो है सुल्तान फिरोज शाह ने किसके स्मरण में बनवाया है, तो 1398 ईस्वी में अपने
फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जो है उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां के सम्मान में यहाँ पे जौनपुर को बसाया गया था। इसके बाद देखिए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने प्रमुख जो अमीर था, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का एक अमीर जो था उसका नाम था मलिक सरवर ख्वाजा जहां। इसने 1394 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकी साम्राज्य की यहां पर स्थापना की। यह भी एक टॉपिक जो है एग्जाम में काफी बार यहां पे पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा कि जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना यहां पर किसके द्वारा की गई थी? मलिक सरवर ख्वाजा जहां के द्वारा। मलिक सरवर जो है तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक को यहाँ पर मलिक उस सर्व या फिर हम पूर्व का स्वामी की उपाधि यहाँ पर इसे प्रदान की गई थी, जिसका मतलब होता है पूर्वी क्षेत्रों का शासक। जौनपुर के अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण देखा जाए तो किसके द्वारा कराया गया था? इब्राहिम शाह सरकी। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनको लेकर के, ठीक है। अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद, अटाला मस्जिद को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा कराया गया, जो कहां है? जौनपुर में। इसी तरह साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत कला, जौनपुर के सरकी सुल्तानों के अद्वितीय योगदान रहा। जौनपुर की देखे जाए अटावा मस्जिद जो है सरकी स्थापत्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक यहां पर मानी जाती है। इसी तरह जौनपुर को सिराज हिंदुस्तान या पूर्व का सिराज भी कहा गया है। आगरा नगर की स्थापना 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी ने यहां पर देखा जाए तो लोदी वंश का यहां पर शासनकाल चला। जौनपुर के अलग हो जाने के 4 वर्ष बाद देखा 1398 में आपको तैमूर लंग के द्वारा, और उसके बाद यहां पर देखा जाए तो बाबर ने यहां पर क्रमशः यहां पर आक्रमण किए थे। तो ये कुछ आपको देखा जाए तो आपको दिल्ली सल्तनत के शासनकाल से संबंधित जो कुछ फैक्ट हैं यूपी स्पेशल वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है सल्तनत काल के बाद मुगल काल की, और मुगल काल को लेकर जो फैक्चुअल जो डेटा है वो क्या क्या है, क्या क्या एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज देखिए, जो कहानी शुरू होती है मुगल काल की 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके आगरा के किले पर अधिकार कर लिया, और इस युद्ध से यहां पर देखा जाए आगरा किले आगरा पे यहां पर उसने अधिकार किया, और इस युद्ध से लोदी वंश का यहां पे अंत हुआ और मुगल काल की यहां पर साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। इसके बाद हम यहां पे देखें मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर रहा और उसने अपनी जो राजधानी बनाई वो क्या बनाई थी? आगरा। तो ध्यान रखिएगा किस मुगल काल की राजधानी आगरा रही है? तो बाबर की जो राजधानी रही है वो आगरा यहां पे रही है। इसके अलावा अफगानों ने गंगा की घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज में अपना यहां पर विरोध लगातार अनवरत बनाए रखा, जिसके कारण बाबर ने यहां पर एक और युद्ध लड़ा था, और बाबर ने अफगानों को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए 1529 ईस्वी में यहां पे महमूद लोदी और नुसरत जहां के विरुद्ध यहां पे घाघरा के तट पर युद्ध लड़ा और उनको यहां पे पराजित किया। तो घाघरा का जो युद्ध है, घाघरा देखा जाए तो नदी है जो यूपी में आपको होकर बहती है, तो इसको ध्यान रखना है। घाघरा का युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर वर्षत यहां पर महमूद लोदी और नुसरत शाह के बीच। इसके अलावा 1527 में बाबर ने खानवा युद्ध में राणा सांगा को हराया था, और राणा सांगा को हराकर देखा जाए तो अवध और कन्नौज का जो क्षेत्र था वो यहां पर मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाता है। ये कब लड़ा गया? 1527 में। देखा जाए तो इनके द्वारा बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम यहां पर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी तरह 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में यहां पे मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसे दफना दिया जाता है यहां पर काबुल में आराम बाग में दफना दिया जाता है। और बाबर की मृत्यु के बाद देखा जाए तो अगला जो शासक बनता है यहां पर वो हुमायूं बनता है। हुमायूं के शासनकाल से संबंधित कुछ जो फैक्ट हम देखें, ज्यादा कुछ यहाँ पर विशेष यूपी बेस्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कहानी को हम एक क्रमबद्ध तरीके से अगर यहाँ पर देखते हैं तो बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुमायूं को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। लेकिन कुछ समय के पश्चात ही देखा जाए तो एक अफगान शासक जिसका नाम था शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का नाम यहाँ पे फरीद खां था, उसने यहाँ पर हुमायूं को पराजित किया। उसे यहाँ पर हुमायूं जो है देश छोड़कर यहाँ पर भाग जाता है, और इस तरीके से शेरशाह सूरी के द्वारा सूरवंश की यहाँ पे स्थापना की जाती है। शेरशाह सूरी के पिता का नाम देखा था हसन था, और हुमायूं को परास्त करने के बाद चुनार की विधवा मल्लिका से शादी करके उसने चुनार पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसका भी शासनकाल बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, एक दुर्घटना के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर में देखा जाए तो आक्रमण के समय एक तोप का गोला जो होता है फट जाता है, जिससे शेरशाह सूरी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है।
और यही मौका मिलता है हुमायूं को, और हुमायूं जो है वापस यहाँ पर मुगल वंश की एक स्थापना करता है और वापस भारत आता है और फिर से यहाँ पर दिल्ली को जीतता है और 1555 में देखा जाए तो सिंहासन पे बैठ जाता है। लेकिन वो भी एक बार फिर से कहते हैं कि ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। 1556 में देखें तो हुमायूं जो है अपने पुस्तकालय जिसका नाम था शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह हुमायूं का जो शासनकाल होता है समाप्त हो जाता है और यहां से शुरू होता है अकबर का शासनकाल। हुमायूं के मृत्यु उपरांत देखा जाए तो अकबर ने 1556 में कलानौर जो पंजाब में है वहां पर कह सकते हो उसका एक राज्याभिषेक होता है और दिल्ली का अगला यहाँ पर शासक बनता है, मुगल वंश का शासक बनता है। अकबर के काल को देखा जाए तो शांति, समृद्धि और सुदृढ़ प्रशासन तथा उदारता, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के मिले जुले कार्यों के संदर्भ में, सौहार्द में, भाईचारे के दृष्टिकोण से उसके शासनकाल को देखा जाता है। एक और फैक्ट यहां पे ध्यान रखिएगा, अकबर के 9 रत्न थे और इन 9 रत्नों में 2 प्रसिद्ध इसके जो मंत्री थे वो यूपी से संबंधित हैं। एक है आपके टोडरमल जो कि सीतापुर से संबंधित हैं, दूसरा बीरबल है जो कि कालपी उत्तर प्रदेश के आपको रिलेट करते हैं। अब इसके बाद यहां पे देखिए अकबर जो है 1572 ईस्वी में आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक शहर को स्थापित करा और एक किले का भी यहां पर निर्माण कराया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जो स्थापत्य के दृष्टिकोण से यूपी में ऐतिहासिक पहलू काफी ज्यादा हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछने को बन जाते हैं। तो यहां पर 1572 में आगरा जो है फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया, शहर को बसाया, किसके द्वारा बसाया गया तो अकबर के द्वारा 1572 में बसाया गया है और यहीं पर एक किले को भी इसने निर्मित कराया। और क्या बनवाया है, शाहजहां ने देखा जाए तो अपनी बेगम मुमताज महल या अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी कहां बनवाया है, आगरा में। शाहजहां ने आगरा के किले में संगमरमर की मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया है और औरंगजेब के धार्मिक कट्टरता की नीतियों के कारण देखा जाए तो मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है, मुगल साम्राज्य की स्थिति खराब होती है और उसके बाद देखा जाए तो उसका लाभ उठाकर अवध के सूबेदार सादत खां बुरहानुल मुल्क ने 1772 में स्वायत्त राज्य की यहाँ पे स्थापना कर दी जाती है। असफुद्दौला जो होते हैं वो अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ कर दे जाते हैं और आगे चल करके देखा जाए तो लाल डलहौजी 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लेते हैं। नवाब को पेंशन देना शुरू कर दिया जाता है और उन्हें कलकत्ता भेज दिया जाता है। वहीं वाजिद अली शाह जो होते हैं अवध के अंतिम नवाब के तौर पर शासन करते हैं। तो ये आपको जो है यहाँ पर आपको देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास आपको समाप्त होता है और आधुनिक इतिहास यहाँ पे शुरू भी हो जाता है। लेकिन इसके जो बाकी इस डिटेल को हम यहाँ पर अगली कड़ी में देखेंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो ये इतिहास यहाँ पूरा हुआ है, लेकिन अभी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं और वो इस साइड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो फैक्चुअल टू डेटा एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है, जो यूपी बेस्ड आपको काफी सारा जो नॉलेज आपसे पूछा जा रहा है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कई सारे युद्धों को लेकर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध युद्ध हैं उनकी कहानी कौन कौन सी रही है वो सबसे पहले देखते हैं। एक युद्ध हुआ था मिनांडर का युद्ध, उत्तर प्रदेश से ही रिलेट है। मिनांडर का जो युद्ध हुआ था 182 ईसा पूर्व हुआ। यह युद्ध जो है यूनानी योद्धा मिनांडर ने यहां पर जीता था। युद्ध में देखा उसने कृष्णा नगरी मथुरा को अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये पहला जो युद्ध है मिनांडर के द्वारा जो भारत में देखा है तो मथुरा तक के क्षेत्रों पर उसके द्वारा कब्जा किया गया। कब लड़ा गया, 182 ईसा पूर्व। दूसरा यहां पर है हूण गुप्त युद्ध, ये 484 ईस्वी में हुआ यहां पे, जिसमें तोरमाड़ और मिहिर कुल के नेतृत्व में चीनियों ने मथुरा, कन्नौज और कौसाम्बी पर यहां पर हमला करके उसे जीत लिया था। यह युद्ध कब लड़ा गया, 484 ईस्वी में। तीसरा युद्ध लड़ा गया जो यहाँ पे चंदावर का यहाँ पे युद्ध लड़ा गया, जिसे हम कहते हैं कि 1194 में लड़ा गया। किसके किसके मध्य, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी और यहाँ पे देखें जयचंद के बीच लड़ा गया था। और यहाँ पे देखा जाए तो इस युद्ध को जीतकर कन्नौज को यहाँ पर मोहम्मद गौरी के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाता है और जयचंद को यहाँ पर मार दिया जाता है। इसके बाद अगला देखिए यहां पे जो युद्ध लड़े गए, अगला युद्ध इसमें है जौनपुर का युद्ध, ठीक है। और जौनपुर का युद्ध अगर देखा जाए तो 1478 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में देखा है तो बहलोल लोदी ने जौनपुर पर कब्जा कर लिया था। पांचवा युद्ध जो है कन्नौज का युद्ध, इस युद्ध में देखिए तो 1526-27 में लड़ा गया। बाबर ने लोदियों को हरा करके यहां पर अवध पर इसमें कब्जा किया था।
मुगल साम्राज्य की स्थापना इसके द्वारा हुई और लखनऊ को उसके पुत्र हुमायूं ने यहाँ पे जीता था। तो कौन से क्षेत्रों को किसके शासनकाल में किस राजा को हराकर कब जीता गया, ये जो एक इतिहास में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी तरह कालिंजर की लड़ाई कब लड़ी गई, किसके बीच लड़ी गई, तो कालिंजर की जो लड़ाई हुई 1545 में हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराकर भारत में यहाँ पर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना की थी और इस लड़ाई में शेरशाह सूरी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो देखा जाए तो इस तरीके का जो युद्ध हुआ था, बेसिकली कालिंजर के युद्ध में तोपखाने फटने से उसकी मृत्यु हो गए थे और हुमायूं जो है बाद में आकर वहां पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद जाजमऊ का युद्ध, जाजमऊ का जो युद्ध लड़ा गया 1765 ईस्वी में हुआ और ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य यहाँ पर युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला को हरा दिया था। इसके बाद बनारस का युद्ध जो यहाँ पर देखा जाए तो 1780 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने राजा चेत सिंह को यहाँ पर हराया था। एक और युद्ध जो है मथुरा का युद्ध जो है ये आपको कब लड़ा गया, 1804 में लड़ा गया। किसके किसके मध्य लड़ा गया, तो जनरल लेक के साथ हुए इस युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को हराकर मथुरा और आसपास के क्षेत्र पर यहां पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो कब लड़ा गया, 1804 में मथुरा की लड़ाई हुई थी जिसमें युद्ध हुआ था, अंग्रेजों को मराठों के द्वारा हराया गया और मथुरा के आसपास क्षेत्रों को जीता गया था। तो इंपॉर्टेंट युद्ध है, इनको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको यूपी बेस्ड आपको इस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से मेरठ की बगावत को लेकर के, ठीक है, कुछ इतिहास यहां पर देखा है। तो मेरठ में जो बगावत हुई थी 10 मई 1857 को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हुई थी। इसे एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम यहां पर कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और प्रथम विद्रोह भी कहा जाता है, जिसमें सैन्य विद्रोह इससे घोषित किया गया। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध यहां पर देखा है तो एक तरीके का कई सारे क्षेत्रों में एक साथ हुआ एक महाविद्रोह भी इसे कहते हैं। झांसी का युद्ध ये 1800 यहाँ पे 57-58 में लड़ा गया रानी लक्ष्मीबाई और जनरल ह्यूरोज के मध्य, जिसमें यहाँ पे झांसी के किले पर अंग्रेजों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया और झांसी की रानी यहाँ पर आपको लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी। एक और युद्ध जो हुआ था चिन्हत का युद्ध, चिन्हत का युद्ध जो हुआ था 1857 में हुआ। अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में इस युद्ध में अंग्रेजी सेना यहाँ पर भाग गई और अवध यहाँ पर आपको स्वतंत्र हो गया। उसके बाद 6 दिसंबर 1857 को यहाँ पर वापस से अंग्रेजों के द्वारा अवध को यहाँ पर जीत लिया गया और उस पर अधिकार कर लिया गया। इसके बाद कानपुर का मोर्चा जो 1857 में देखा जाए तो 4 मई से 25 मई तक यहाँ पे लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों को हराकर नाना साहेब ने बिठूर के पेशवा का यहाँ पर खिताब आपको प्राप्त किया था। तो कुछ प्रमुख विद्रोह या युद्ध जो समय समय पर यूपी में हुई हैं उनको हमने यहाँ पे देख लिया। इसी के साथ साथ देखा जाए तो प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, उनको लेकर के भी थोड़ा सा डेटा इसमें देखते चलते हैं। देखिए आधुनिक इतिहास का जो टॉपिक आएगा यूपी बेस्ड वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आज के इस टॉपिक में जो मिसलेनियस चीजें हैं अब तक प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत में, उनको हम इसी वीडियो में एक बार रिविजन कर लेते हैं ना। लक्ष्मणपुर, देखिए प्राचीन नगर और वर्तमान उनके क्या नाम है, कई बार ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि लक्ष्मणपुर, जो पहले लक्ष्मणपुर था उसको वर्तमान नाम क्या हो गया, लखनऊ हो गया। काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। कानकुब्ज या नगर महोदय श्री, जिसे आज हम यहाँ पे कन्नौज के नाम से जानते हैं। इसी तरह प्रयागराज, जिसे आज हम इलाहाबाद नाम था लेकिन वापस इसको प्रयागराज नाम कर दिया गया, तो प्रयागराज वापस से प्रयागराज बन गया है। बीच में यहाँ पर आपको काफी समय तक इलाहाबाद था। इसी तरह गोरक्ष नगर जो है वो वर्तमान समय में गोरखपुर के नाम से जाना जाता है। कुशीनारा, जिसे हम वर्तमान समय में कुशीनगर के नाम से जानते हैं। अहिछत्र, अहिछत्र को वर्तमान समय में रामनगर या बरेली के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह मधुपुरी, मधुपुरी को हम वर्तमान समय में मथुरा के नाम से जानते हैं। पिपरहवा को हम वर्तमान समय में कपिलवस्तु या फिर सिद्धार्थ नगर, जो लेटेस्ट नाम है वो आपका सिद्धार्थ नगर है। अयातसा या अवध, जिसको वर्तमान समय में देखा जाए तो हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम को देखा जाए तो सारनाथ जो है वाराणसी जो है, ऋषिपत्तनम को वर्तमान समय में हम सारनाथ के नाम से जानते हैं जो वाराणसी में है। इसी तरह ब्रह्मसारणी, ब्रह्मसारणी यानी कि बरसाना जो कि आपको मथुरा में स्थित है। शूकर क्षेत्र, जिसे सोरो आज हम वर्तमान कहते हैं और ये कासगंज जिले में स्थित है। श्रावस्ती, श्रावस्ती को वर्तमान समय में सहेत महेट के नाम से हम जानते हैं जो कि श्रावस्ती में है। और काम्पिल्य, काम्पिल्य देखा जाए जिसे हम काम्पिल भी कहते हैं जो वर्तमान समय में फर्रुखाबाद में आपको स्थित है। ये सारे आपको
कुछ पुराने नगर जिनके वर्तमान नाम यहाँ पे बदले जा चुके हैं, नए नामों से हम इन्हें जानते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो हैं उनकी विशेषता क्या रही है, और ये भी आपको एग्जाम में कई तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाते हैं पूछने को लेकर के। जैसे कि कौशाम्बी को देखिए, कौशाम्बी एक स्थल है जिसको आपको प्रयागराज में आपको आता था, लेकिन अब यहाँ पर एक अलग जिले के तौर पर इसे स्थापित कर दिया गया है। कौशाम्बी को एक आद्य नगर स्थल यहाँ पर कहा जाता है, जो कि एक विशेषता है। काफी लंबे समय तक कौशाम्बी को देखा जाता है, ऋषि मुनियों का यहाँ पर एक स्थली के रूप में इसे जाना जाता रहा। कड़ा मानिकपुर देखा जाए तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको प्रतापगढ़ में यहाँ पर आता है, और कड़ा को देखें तो ये मलुकदास की आपको जन्मस्थली है। ठीक है, इसी तरह कालपी जो कि उज्जैन में यहाँ पर आपको पड़ता है, और बीरबल का यहाँ पर आपको कालपी क्या है, जन्म स्थान है। इसी तरह बरन जो कि बुलंदशहर है, इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जो जन्म स्थल है वो आपको बरन जो है बुलंदशहर में पड़ता है। शराय नहर, शराय नहर देखा जाए तो आपको प्रतापगढ़ में स्थित है, जो कि मध्ययुगीन यहाँ पर देखा जाए तो आपको जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, मध्यपाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन, इस तरह के जो साक्ष्य यहाँ पर मिल रहे हैं प्रतापगढ़ सराय नहर में आपको मिलते हैं। इसी तरह संभल जो कि मुरादाबाद में है, बाबर ने यहाँ पर देखा जाए तो मस्जिद का आपको निर्माण कराया है। श्रृंगवेरपुर में देखा जाए जो कि प्रयागराज में है, श्री राम ने यहाँ पर एक रात यहाँ पर विश्राम किया था। मिश्रिख ये आपको सीतापुर में है, जहां पर महर्षि दधीची का यहां पर आश्रम हुआ करता था। इसी तरह सौरो जो कि काशीगंज नगर में स्थित है, यहां 12 भगवान की आपको प्रतिमा विद्यमान है। भरत कुंड जो कि अयोध्या में है, भरत जी ने यहां पे 14 वर्ष आपको तपस्या की थी जब भगवान राम यहां पर वनवास काट रहे थे। बांसा जो कि बाराबंकी में है, ये शाह अब्दुल रज्जाक की यहां पर देखा जाए तो आपको दरगाह है। तो ये कुछ प्रमुख जो फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है, क्वेश्चन एग्जाम में आपको बन सकता है पूछने के दृष्टिकोण से। इसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रमुख मकबरे, दरगाह, मजार, समाधियों को लेकर भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए यहां पर इसको भी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉपिक देख लेते हैं। जैसे कि सिकंदरा, ठीक है, आगरा में यहां पर देखा जाए तो यहां पर कौन सा अकबर का मकबरा है, सिकंदरा आगरा में है। इसी तरह एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो आपको एतमादपुर आगरा में है। फिरोज शाह का मकबरा और सूफी शाह का मकबरा, ये दोनों मकबरे आपको फिरोजाबाद में है। ठीक है, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो कहां पर है, गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बनाया गया है। इसी तरह बहू बेगम का मकबरा ये कहां पर है, फैजाबाद में है। बदायूनी का जो मकबरा है ये बदायूं में है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको आप उनके नाम से पहचान सकते हैं, बदायूं, बदायूनी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एतमादपुर, एतमादुद्दौला, फिरोज शाह, फिरोजाबाद। तो कुछ नाम तो मिलते जुलते हैं जिनसे आप याद रखना काफ़ी आसान रहेगा, लेकिन जो ये नाम याद नहीं है उनको भी आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह ये कहाँ पड़ता है, तो ये बाराबंकी में पड़ता है। इसी तरह हजरत शाह दरगाह, हजरत शाह दरगाह देखा जाए तो आपको कहां पड़ती है, पीलीभीत में पड़ती है। हाजी शरीफ की दरगाह, हाजी शरीफ की दरगाह देखा जाए तो आपको कहां है, कन्नौज में है। इसी तरह रोशन अली शाह की दरगाह ये आपको गोरखपुर में पड़ती है। सलामत शाह की मजार देखा जाए तो आपको बाराबंकी में है। एक और क्वेश्चन जैसे कि सिया संत काजी नुरुल्लाह की मजार ये आपको आगरा में है। संत शाह मीना की मजार ये आपको लखनऊ में पड़ती है। हाजी वारिश अली शाह की मजार ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि बाराबंकी देवा शरीफ में यहां पर आपको पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे पूछ लिया जा सकता है। सैयद सालार मशूद गाजी ये मजार आपको पड़ती है बहराइच में। और अशफाक उल्लाह खां की यहाँ पे जो मजार है, अशफाक उल्लाह खां यहाँ पे देखा जाए इनकी मजार आपको शाहजहांपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखा जाए तो मजार यहाँ पर हमने देख ली। इसी तरीके से कुछ और मजार और मस्जिदों को लेकर के भी एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि कड़क शाह बाबा की मजार ये कौसाम्बी में है। खान अब्दुल खान की मजार बरेली में है। शाहजी मियाँ की मजार पीलीभीत में है। दयाल बाग राधा स्वामी समाज ये आगरा में है। शेख मेहदी की समाज कन्नौज में है। और संत कबीर की समाज जो है मगहर या संत कबीर नगर में स्थित है। तो कई बार इस तरीके के समाधियों को लेकर के आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, कई बार मिलान करने वाले सूची वाले क्वेश्चन आपको इसमें बनते हैं, या सही जोड़ा कौन सा है इस तरह के क्वेश्चन भी आपको इसमें से बनते हैं। तो इनको यहाँ पर ध्यान रखना है, जोड़े हैं, टॉपिक हैं, अगर आपको क्लियर रहेंगे तो आप इनका आंसर दे पाएंगे।
ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सेम वाइज आपको मस्जिदों को लेकर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किसकी कौन सी मस्जिद किसके द्वारा कब बनवाई गई, इस तरह क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिवीजन अभी हमने देखा भी है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे फैक्चुअल जो डेटा है अलग से कर लिया जाए। जैसे कि आलमगीरपुर मस्जिद, ये आपको वाराणसी में स्थित है। ज्ञानवापी मस्जिद, जिसको लेकर के देखा है तो काफी सारा विवाद अभी चल रहा है, ठीक है, वाराणसी में है। जामा मस्जिद, ये देखा जाए तो आपको फतेहपुर सीकरी में है। आसफी मस्जिद, ये आपको लखनऊ में है। बड़ी जामा मस्जिद आपको लखनऊ में है। लाल दरवाजा मस्जिद, ये भी आपको लखनऊ में है। जामा मस्जिद देखा है तो कई सारी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में है, संभल जौनपुर में है। अटाला मस्जिद जो कि एग्जाम में आपको पूछी जाती हैं, ये जौनपुर में है। झांझरी मस्जिद भी आपको ध्यान रखना है, जौनपुर में है। बाबरी मस्जिद देखा जाए तो इसका विध्वंस हो चुका है, यहां पर देखा जाए ये एक बाबरी मस्जिद आपको देखा है तो आगरा में है, अयोध्या बेसिकली यहां पे बनाई गई है। एक और बादशाही मस्जिद जो है सुल्तानपुर में है। इसके बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश स्थित महत्वपूर्ण मध्यकालीन इमारतों को लेकर के एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा सजग रहना है। कुछ डेटा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी इमारत है, किसके द्वारा बनाई गई और कहां पर स्थित है। ठीक है, जैसे कि जामा मस्जिद जो है ये बाबर के द्वारा बनाई गई, जो कि संभल में स्थित है। मरियम उज जमानी का जो मकबरा है ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया, सिकंदरा में है। अकबर का भी जो मकबरा है ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया, सिकंदरा में है। इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है नूरजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया, आगरा में है। दीवाने आम दीवाने खास जो है शाहजहां के द्वारा आगरा के किले और दिल्ली में यहाँ पे बनवाए गए। इसी तरह जहांगीरी महल जो है अकबर के द्वारा आगरा में बनवाया गया है। आगरा का देखा जाए जो किला है वो अकबर के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया, आगरा में स्थित है। ताजमहल देखा जाए ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, आगरा में है। जामा मस्जिद जो है शाहजहां के द्वारा जो बनवाई गई है वो आगरा में है, दिल्ली में है। लाल दरवाजा जो मस्जिद है मोहम्मद शाह के द्वारा बनवाया गया, लाल दरवाजा मस्जिद ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम हो सकते हैं। तो लाल दरवाजा मस्जिद जो है मोहम्मद शाह के द्वारा जौनपुर में बनवाई गई है। जामी मस्जिद देखा जाए तो हुसैन शाह सरकी के द्वारा जौनपुर में बनवाई गई है। वहीं अटाला मस्जिद भी इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा जौनपुर में, और झंझरी मस्जिद भी इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा जौनपुर में यहां पर बनवाई गई है। एक और जामा मस्जिद यहां पे देखें तो अकबर के द्वारा बनवाई गई, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। इसी तरह शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, बुलंद दरवाजा, खास महल और पंच महल, ये सारी जो चीजें जो हैं ये अकबर के द्वारा बनवाई गई और सभी चीजें जो हैं आपको कहां स्थित हैं, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी शहर की भी स्थापना देखा जाए तो अकबर के द्वारा ही यहां पर आपको कराई गई है। इसके अलावा बीरबल महल और जोधाबाई का महल, ये भी दोनों अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाए गए। तो देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी में काफी सारी चीजें हैं और सारी की सारी चीजें यहां पर अकबर के द्वारा ही बनवाई गई हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या बनवाया गया है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, बुलंद दरवाजा, खास महल, पंचमहल, बीरबल महल और जोधाबाई महल, ये सारे के सारे अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाए गए हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सारा जो मध्यकालीन आधुनिक का भी यहाँ पर काफी सारे जो फैक्चुअल जो डेटा इसमें आते हैं जो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो मध्यकालीन तो हो गया, लेकिन हमने प्राचीन इतिहास भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और जो डेटा यहाँ पर है, जैसे कि मैंने कुछ चीजें तो आपको वैसे पढ़ा दी हैं। युद्ध हमने देख लिया है, शिलालेख जो है हमने सारे पिछले लेक्चर में आपको पढ़ लिए हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। एक बार रिवीजन के तौर पे मैं यहाँ पर आपको फिर भी रिवीजन एक बार करा देते हैं। जैसे कि कौन से जैन तीर्थंकर कहाँ पर उनका जन्म हुआ है यूपी में, तो वो देख लीजिए। ऋषभदेव, अजीतनाथ, इन दोनों का जन्म कहाँ हुआ है, अयोध्या में। संभवनाथ का जन्म हुआ है श्रावस्ती में। अभिनंदन नाथ का जन्म हुआ है अयोध्या में। सुमतिनाथ का जन्म हुआ है अयोध्या में। पद्म प्रभु का जन्म हुआ कौशाम्बी में। सुपार्श्वनाथ का जन्म हुआ वाराणसी में। विमलनाथ का जन्म हुआ कांपिल्य में। अनंतनाथ का जन्म हुआ अयोध्या में। मल्लीनाथ का जन्म हुआ मथुरा में और पार्श्वनाथ का जन्म हुआ वाराणसी में। तो देखा जाए तो 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से करीब 11 तीर्थंकर जन्म यूपी में हुआ है और इसमें से 5 अजीतनाथ, इसके बाद अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और यहां पे देखा जाए तो अनंतनाथ और ऋषभदेव, इन सब का जो जन्म हुआ है 5 का, वो आपको अयोध्या में हुआ है। तो ये जो फैक्ट है आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कुछ आपको उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा है और साथ ही यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं, विवरण हैं। जैसे कि हस्तिनापुर जो है
16वें जैन धर्म के तीर्थंकर शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर कुदुनाथ और 18वें तीर्थंकर अरनाथ का यहां पर जन्म हुआ है। वाराणसी में 11वें तीर्थंकर श्रेयसनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। अयोध्या में देखा जाए भगवान राम का जन्म स्थल है, विष्णु के 7वें अवतार जिन्हें माना गया है। मथुरा को देखिए तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, विष्णु के 8वें अवतार हैं और 22वें तीर्थंकर अरष्टनेम का जन्म भी यहीं पर हुआ है। और गाजीपुर को देखिए तो परशुराम का जन्म स्थल है और विष्णु के 6ठे अवतार यहां पर आपको माने जाते हैं। तो ये सारा कुछ यहां पर देखा जाए तो आपको फैक्चुअल जो डेटा है इसमें देख लिया। उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में ऑलरेडी यहां पर पहले ही पढ़ चुके हैं कि 8 महाजनपद यूपी में थे, ठीक है। तो यहां पे देखिए पांचाल है जो इनका एक राजतंत्र था, अहिक्षेत्र, बरेली और कांपिल, फर्रुखाबाद यहां पर इनका एक विस्तार जो था आपको राजधानी अहिक्षेत्र कांपिल थी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का पूरा क्षेत्र यहां पर इनका विस्तार रहा था। कुरु भी राजतंत्र था, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर का पूरा इनका क्षेत्र विस्तार है। वस्त भी राजतंत्र था, कौशाम्बी इनकी राजधानी थी। इलाहाबाद के आसपास का पूरा क्षेत्र इनका एक साम्राज्य था। सूरसेन भी राजतंत्र रहा, मथुरा का इनकी राजधानी रही और मथुरा के आसपास का क्षेत्र इनका राज्य विस्तार था। कौशल भी राजतंत्र था, साकेत राजधानी थी। अवध के आसपास का पूरा क्षेत्र, अवध, श्रावस्ती, अयोध्या, ये पूरा इनका एक विस्तार, राज्य विस्तार था। मल्ल देखा जाए तो एक गणतंत्र था, कुशीनगर इनकी राजधानी थी। कुशीनगर देवरिया का क्षेत्र इनका एक राज्य विस्तार हुआ था। काशी राजतंत्र था, वाराणसी इसकी राजधानी थी, वाराणसी इसका पूरा राज्यतंत्र भी था। और चेदी भी राजतंत्र थी, सुक्तिमती, बांदा इसका एक तरीके की राजधानी थी और बांदा का पूरा जो क्षेत्र था इनका एक राजतंत्र या साम्राज्य विस्तार था। तो ये फैक्ट भी हमने यहाँ पर देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पर कुछ पुरातात्विक स्थलों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ा देता हूँ, जो है पिछले लेक्चर में शायद हमने नहीं इतना ध्यान दिया है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 पुरातात्विक स्थलों के विकास को लेकर यहाँ पर एक जानकारी आई थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2020 को हस्तिनापुर समेत 5 पुरातात्विक स्थलों के कायाकल्प करके वहां पे पर्यटन को बढ़ावा देने की बात इसमें की गई थी। प्रतीकात्मक केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जाएगा और प्रत्येक स्थान पर एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। इसमें कौन कौन से हैं तो देखिए, एक तो है आपका हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह कुरु साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इतिहास में देखें तो हस्तिनापुर का संदर्भ सम्राट भरत की राजधानी के रूप में भी आता है और महाभारत में भी देखा जाए तो इसका विशेष रूप से आपका उल्लेख है। दूसरा जो है राखीगढ़ी है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। दिल्ली से राखीगढ़ी की जो दूरी है वो करीब 150 किलोमीटर है और एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य आपको मिले हैं। यह ईसा से 4000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती यहां पर हुआ करती थी। उत्खनन में देखे जाए तो यहां पे चौड़े रास्ते, सीवेज प्रणाली, मृदा, कांस्य इत्यादि के आपको बर्तन भी मिले हैं। तीसरा इसमें है शिव सागर। यह पुरातत्व स्थल जो है असम में स्थित है। यहां पे एक बड़ी झील भी है और यहां का इतिहास अहोम राजा शिव सिंह से जुड़ा हुआ है। यह अहोम साम्राज्य की एक राजधानी हुआ करती थी। इसी तरीके से चौथा जो क्षेत्र यहां पर विकसित किया जाएगा वो है धौलावीरा। यह कहां स्थित है? यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह स्थल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक खंडहर अवशेष है। सरकार ने यहां पर म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। और पांचवा जो क्षेत्र है वो आदिचन्नलूर है। आदिचन्नलूर जो है वो आपका देखा जाए तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में स्थित है। यह पुरातात्विक स्थल पांड्य साम्राज्य से आपको संबंधित है। यह नगरी जो है ईसा से 7 सदी पहले धन धान्य शिल्प की दृष्टि से विश्व के समृद्ध केंद्रों में से एक हुआ करती थी। बाकी यहाँ पे नामकरण को लेकर हमने पहले भी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ भी लिया है, उनके बारे में रिवीजन करने की जरूरत नहीं है कि भारत के प्रथम सम्राट ययाति जो नहुस के पुत्र थे, इनके 5 पुत्रों के 5 राजवंशों की स्थापना हुई थी। कुरुवंश हस्तिनापुर, यदुवंश मथुरा, गादी वंश कन्नौज, वत्स वंश कौशाम्बी और छात्रविद्ध वंश जो है वाराणसी। इसमें से 2 देखा यहाँ पे देखिए तो काफी सारे जो हैं मोस्टली आपको देखा है तो यूपी बेस्ड आपको है, तो इनको यहाँ पे ध्यान रखना है। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर कुरुवंश के एक राजा हुआ करते थे, राजा दुष्यंत, जिनके पुत्र थे भरत, और उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये कुछ फैक्ट है जो हमने यहाँ पर देखे उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके के अंतर्गत। हिस्ट्री के जो स्टैटिक जीके है जिसमें हमने प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक के जो स्टैटिक जीके है वो हमने यहाँ पर देख लिया।
इसके अलावा देखा जाए तो शिलालेखों के बारे में हमने पहले भी यहाँ पर आपको पढ़ा दिया था रिवीजन के तौर पे। यहाँ पे देखिए जैसे अयोध्या का शिलालेख है, चलिए देख ही लेते हैं, अब आगे है तो एक बार इसको भी रिवीजन कर ही लिया जाए, जितना रिवीजन उतना अच्छा। अयोध्या शिलालेख, इस शिलालेख में अयोध्या के प्रथम ईस्वी से पुष्यमित्र शुंग के वंशज सम्राट धनदेव का यहाँ पे देखा जाए तो पारिवारिक विवरण जो मिलता है वो कहां से मिलता है, अयोध्या शिलालेख से। अहरौरा का शिलालेख या छोटा शिलालेख है, मिर्जापुर के अहरौरा ग्राम में स्थित है। शिवलिंग शिलालेख देखा जाए तो रेह ग्राम में स्थित है, और ये जो शिलालेख है वो शिवलिंग पर अंकित हैं, कुछ पंक्तियां हैं। वर्तमान समय देखा जाए तो सिर्फ 4 पंक्तियां ही इसमें आपको शेष रह गई हैं, बाकी यहाँ पर आपको धीरे धीरे समय के साथ अवशेष जो है वो नहीं रह गए हैं। सारनाथ का जो स्तंभ लेख है इसमें देखें तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। यह स्तंभ जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है इसी के शीर्ष से यहां पर लिया गया है, जिसमें 4 सिंह यहां पर आपको बने हुए हैं। प्रयाग दुर्ग स्तंभ देखें तो अशोक स्तंभ भी इसे कहा जाता है, और इस पर समुद्रगुप्त हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित प्रयाग प्रसिद्ध की भारत विजय का विवरण है। अकबर ने इस स्तंभ को पुनः यहां पर किले में लगवाया। कौशांबी शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख को देखा जाए तो सम्राट अशोक की रानी तिस्य रक्षिता के लेख यहां पर आपको उद्धृत हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस शिलालेख में तिस्य रक्षिता के लेख हैं, तो वो ध्यान रखिएगा कौशांबी शिलालेख। कनिष्क के स्तंभ लेख व मथुरा अभिलेख देखे जाए तो इस ये प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण में यहां पर आपको ब्राह्मी लिपि में यहां पर उद्धृत आपको विवरण प्राप्त होता है इसमें। तो क्वेश्चन हो सकता है कि ब्राह्मी लिपि में कौन सा यहाँ पर विवरण है या लेख है आपको जो कहां से मिलता है, तो कनिष्क के स्तंभ लेख और मथुरा अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। मेरठ स्तंभ लेख देखा जाए 7 लेख हैं इसमें। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से इसे यहाँ पर लेकर आया और लगवा लिया, इसने अपने कह सकते हैं कि इसे लेकर आया मेरठ से और दिल्ली के किले में यहाँ पे लगवाया। पिपरहवा का धातु लेख जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। पिपरहवा ग्राम में मिले कलश पर अंकित लेख यह सिद्ध करते हैं कि प्राचीन जो कपिल वस्तु हुआ करता था वो देखा जाए तो वर्तमान समय का जो पिपरहवा है वो आपको प्राचीन कपिल वस्तु की समय यहाँ पर आपको पिपरहवा उसी का एक जानकारी देता है। सोगौरा जो कांस्य लेख है देखा जाए तो गोरखपुर जिले में है। कांस्य लेख में मौर्य काल के अकाल पड़ने की जो जानकारी है वो इसमें यहाँ पर मिलती है। अनाज भंडारों को संग्रहित करने के लिए यहाँ पर आपको बनाए गए थे आपको बड़े बड़े यहाँ पे भंडारण, तो उसकी भी यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है सोगौरा आपको कांस्य लेख में। और स्कंदगुप्त का भीतरी जो अभिलेख है इसमें देखा है इस लेख का जो निर्माण है स्कंदगुप्त के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो इसका निर्माण कराया गया था, और इनके पिता कुमार गुप्त की स्मृति में इसको निर्मित कराया गया था या इसको बनवाया गया था। तो चलिए ये हो गया हमारा पूरा यहाँ पे एक रिवीजन के दृष्टिकोण से। प्राचीन भारत हमने यहाँ पर प्राचीन इतिहास जो है यूपी का पढ़ लिया, मध्यकालीन इतिहास हमने यूपी का पढ़ लिया, और साथ ही साथ जो काफी सारे जहाँ पे स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी हमने यहाँ पर रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर लास्ट जो चीज बनती है उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को लेकर रिवीजन करेंगे, और उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास के स्टैटिक जो पॉइंट्स होंगे रिवीजन के लिए, जो डेटा भी होगा वो भी हम पढ़ लेंगे, और इस तरीके से आपका इतिहास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इतिहास के बाद फिर हम उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर को करेंगे, और उसके बाद फिर एक एक करके आपको राज्य व्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था हो गया, एनवायरमेंट हो गया, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो गई, इसके भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हाँ, और उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है वार्षिकांक जो सीरीज है वो आपको सैटरडे को मिलेगी, तो शाम को 6:30 बजे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। कल यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर जीएस भी एक तरफ चलता रहेगा और करंट अफेयर भी साथ साथ चलता रहेगा, हिंदी भी चलती रहेगी, सारा चीज बहुत अच्छे से यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। बस आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर हमें फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।